अभी हम इलस्ट्रेशन नंबर 23 कंसिडर करेंगे। 22 तक हो गया ना, 23 होगा। द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी सी प्रोवाइड्स सी विथ फाइनेंसिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन नोट्स टू इनेबल इट टू एक्वायर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि सी कंपनी सी का जो शेयर होल्डर्स था उसने लोन नोट्स के रूप में लोन नोट्स एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट है, जो कि ये लोन नोट्स एक्नॉलेजमेंट कंपनी इशू करेगा अपने शेयर होल्डर्स को, और उस लोन नोट्स के बिहाफ पे अपने शेयर होल्डर से पैसा रेज करेगा, फंडिंग रेज करेगा, फाइनेंसिंग लेगा, जिससे कि कंपनी सी अपने सब्सिडरीज में पैसा इन्वेस्ट कर सके। बात समझ में आया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 23 में क्या है, कंपनी सी है। सी का जो बैलेंस शीट होगा, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। इसने क्या किया, कंपनी को कुछ पैसा दिया है। मान लिया कि ये 50,000 इसको बैंक में ये दिया, यानी कि कंपनी सी के बैंक में 50,000 रुपीज आया होगा। किसने दिया? शेयर होल्डर ने दिया, शेयर होल्डर ने ये पैसा दिया। तो ये कंपनी सी को क्या करना चाहिए, इसे अपने बैंक में, तो इसके बैंक में 50,000 आ गया, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी भी बुक करेगा। एक लोन नोट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी, यानी कि लोन नोट्स, इस फाइनेंसिंग एक्नॉलेजमेंट का नाम है लोन नोट्स। तो एक लोन भी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी भी बुक करेगा, और कितने का बुक करेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझो कि ये बैंक में इस कंपनी के पास 50,000 आया। कहां से आया? शेयर होल्डर के पास से आया, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है कंपनी सी को फंडिंग दिया कि आप इस पैसे को, ताकि इस पैसे को आप अपने सब्सिडरीज में इन्वेस्ट कर पाओ। अब ये क्या करेगा, ये कंपनी सी जो है ये पैसे को अपने सब्सिडरीज कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हुआ। द लोन नोट्स विल बी रिडीमेबल सोलेली आउट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम दीज सब्सिडरीज एंड बिकम रिडीमेबल ओनली व्हेन सी हैज सफिशिएंट फंड टू डू सो। अब क्या पता, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनी सी जो था अपने सब्सिडरीज में तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इस फाइनेंशियल लायबिलिटी को पैसा वापस कैसे करेगा? पैसा वापस करेगा या नहीं करेगा, ये डिविडेंड के फॉर्म में वापस करेगा। यानी कि ये जो लोन दिखाया है ना, ये डिविडेंड के फॉर्म में इसे वापस करेगा। ये इसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इसलिए हम इसे फाइनेंशियल लायबिलिटी तो यहाँ पे मानेंगे ही नहीं, यहाँ पे इक्विटी का पार्ट ही हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि कंपनी सी यहाँ पे लायबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बर्डन नहीं है इसके पास कि इस अपने शेयर होल्डर को ये वाला पैसा वापस करना ही पड़े। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, किसी कंपनी के पास यदि इक्विटी शेयर कैपिटल के मीडियम से वो पैसा रेज किया है, तो वो पैसा देने के लिए बॉन्ड नहीं है, वो उस पर डिविडेंड देगा। वो डिविडेंड भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है, और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो मीटिंग वगैरह होगा उस पर वो डिसाइड किया जाएगा कि हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे भी या ना दे। इसीलिए इसे इक्विटी का पार्ट मानेंगे लोन नोट्स को। हाँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे बोल दिया है लोन नोट्स विल रिडीम्ड सोलेली आउट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरीज, यानी कि ये कंपनी सी ने जो अपने इन्वेस्ट किया होगा अपने सब्सिडरी में, ये बोल रहा है कंपनी सी अपने शेयर होल्डर को बोल रहा है कि भैया आपने जो ये लोन नोट्स के तहत आपने हमें पैसा दिया है, उसे हम अपने सब्सिडरी में इन्वेस्ट करेंगे, और जब हमें सब्सिडरी पैसा देगा, डिविडेंड देगा, तभी हम आपको वापस करेंगे, अदरवाइज हम लायबल नहीं है। तो ये भी अवेयर है, शेयर होल्डर भी अवेयर है कि ये लोन नोट्स हम अपने कंपनी को दे रहे हैं, और सब्सिडरी भी अच्छा परफॉर्म करेगा, हमें पैसा, कहीं ना कहीं ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को विश्वास है कि हमें पैसा तो मिलेगा, इसलिए ये लोन नोट्स के रूप में भी फर्दर एडिशनल फंडिंग अपने कंपनी को 50,000 रुपीज का दे रहा है। ये मैंने एज्यूम किया है, अपने क्वेश्चन में नहीं दिया है, एज्यूम्ड, मैंने ऐसा एज्यूम किया है समझाने के लिए। ठीक है, सोलेली आउट ऑफ द डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दिस सब्सिडरी, यानी कि उस सब्सिडरी यदि कंपनी सी को डिविडेंड देगा तभी ये अपने
लोन नोट्स का पैसा वापस करेगा। एंड बिकम रिडीमेबल ओनली व्हेन सी हैज सफिशिएंट फंड टू डू सो, यानी कि ऑब्वियसली है कि यदि सब्सिडरी पैसा देगा सी को तो सी के पास सफिशिएंट फंड तभी होगा और वो फंड को ये अपने शेयर होल्डर को वापस करेगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सफिशिएंट फंड्स रेफर्स ओनली टू डिविडेंड, ये बोल भी दिया है यहाँ पे सफिशिएंट फंड, यानी कि सी के पास सफिशिएंट फंड, ये नहीं कि उसके पास पहले से जो है वो नहीं, वो सफिशिएंट फंड का मतलब ये हुआ कि जो ओनली रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी, यानी कि वो जो 50,000 अपने सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया होगा लोन नोट से के तहत पैसा रेज करके, उस पे उस 50,000 पे जो पैसा जो डिविडेंड मिलेगा कंपनी सी को, वही डिविडेंड अपने लोन नोट्स वाले होल्डर को वो ये वापस कर देगा कंपनी सी। एनालाइज द इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लोन नोट्स, हमें पूछ रहा है कि ये इनिशियली कैसे मेजर करेगा इस लोन नोट्स को। यहां पे तो ये 50,000 रुपीज इसके बैंक में आया, अब ये रिकॉर्ड कैसे करेगा इस 50,000 को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करेगा। देखो मान लो हम मान लेते हैं कि ये जो पैसा है ये अपने लोन नोट्स होल्डर को 5 ईयर्स में रिफंड करेगा। तो 0th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर, 5 साल में ये अपने लोन नोट्स होल्डर को पैसा वापस करेगा। 1st ईयर में मैंने मान लिया 5,000 वापस करेगा, 2nd ईयर में मैंने मान लिया कि 10,000 डिविडेंड रिसीव हुआ, जैसे जैसे डिविडेंड रिसीव होगा सब्सिडरी से वैसे वैसे अपने लोन नोट्स वाले को पैसा देते जाएगा। 3rd ईयर में भी मान लो 10,000 हुआ, और 2nd ईयर में मान लेते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट सब्सिडरी कमाया होगा तो ज़्यादा डिविडेंड दिया होगा तो ये भी अपने लोन नोट्स को ज़्यादा पैसा वापस करेगा। तो कितना हो गया टोटल 45, यानी कि 5,000 मान लेते हैं कि लास्ट में ये वापस किया गया होगा। ये इनिशियली आउटफ्लो कितना हुआ होगा इसके बैंक से, यानी कि लोन नोट्स होल्डर जो है जो अपने सब्सिडी अपने कंपनी सी को पैसा, इक्विटी शेयर होल्डर जो पैसा दिया होगा 10,000 उसके पॉकेट से गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को पुल करेंगे किस रेट से, इसे हम मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से पुल करेंगे। हम ये सोचेंगे कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर था ये लोन नोट्स के तहत जो अपने कंपनी सी को पैसा दिया है वो यदि कहीं और इन्वेस्ट करता, मार्केट में इन्वेस्ट करता, तो उस पर वो कितना पैसा अर्न कर सकता था। तो हम मान लेते हैं कि मान लो मार्केट रेट 5% पर एनम है, ठीक है। तो इसको 0th ईयर में सारे को पुल करेंगे, सारे वैल्यू को 0th ईयर में 5% रेट के इंटरेस्ट से पुल करेंगे जो कि मार्केट इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा। ये हम कैसे करेंगे, देखो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी वैसे बताया था, मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि हम ये कैसे इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारा 5% इंटरेस्ट ये रेट है, तो ये क्या हो जाएगा 1.05। जैसे ये होता है ना कि 5% है, 5% डिवाइड बाई 100 प्लस 1.05, 1.05 इसको डिवाइड करेंगे 5,000 डिवाइड बाय 1.05 पावर 1, यानी कि 1 साल हम पीछे पुल करेंगे तो इसे 1 टाइम्स पीछे पुल करेंगे तो इसे एक लेंगे यहाँ पे। उसी तरह से ये 10,000 अपन 1.05 का पावर 2, यानी कि हम इसे 2 ईयर्स बैक पुल कर रहे हैं। और ये 1.05 कैसे आ रहा है पता है ना, 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1.05 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम सारे अमाउंट को पुल करेंगे। तो इसको जो पुल करेंगे, तो ये तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन इसका ना डायरेक्ट हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इस सारे कैश फ्लो का, सारे कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकल जाएगा, वही फेयर वैल्यू ऑफ लोन नोट्स हो जाएगा। तो देखो 5,000 डिवाइड बाय 1.05 1 और एक बार पुल करेंगे तो इक्वल टू 1 करेंगे, इक्वल 1 टाइम्स करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे m प्लस कर देंगे, फिर हम m प्लस कर दिए, ये इसका कैलकुलेशन यानी कि इसको जो 1 ईयर्स में मैंने बैक पुल किया है वो मेमोरी में सेव हो गया। अब देखो 10,000 है तो 10,000 पहले हम
टाइप करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे 1.05 और कितने बार कितने साल हमें बैक जाना है 2 टाइम्स, तो इक्वल टू 2 टाइम्स करेंगे, फिर एम प्लस दबा देंगे। यानी कि ये वाला जो कैलकुलेशन था इसको हमने जो पुल किया वो मेमोरी में सेव हो गया। अब फिर 10,000 है, इसको डिवाइड करेंगे 1.05 और कितने साल हमें बैक जाना है 3 साल, तो 1 2 3 यानी कि 3 बार हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद एम प्लस कर देंगे, यानी कि ये भी मेमोरी में चला गया। फिर उसके बाद 20,000 है, 20,000 को डिवाइड करेंगे 1.05 और इसको 4 साल पे पुल करेंगे 1 2 3 4 और इसे भी मेमोरी में सेव कर देंगे। अब 5 इयर्स को करेंगे, 5,000 को डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू 1 2 3 4 5 एम प्लस। ठीक है, अब इससे कैलकुलेट करके देखो, इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 5,000 डिवाइड बाय 1.05 1 एम प्लस, ये जो आया यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 4,07619, ये अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से हम सिर्फ लिख रहे हैं, एम प्लस कर दिए। फिर उसके बाद 10,000 डिवाइड बाय 1.05 1 2, 2 बार पीछे जाएंगे तो 2 टाइम्स 2 बार इक्वल टू करेंगे 9.070.29, ये पॉइंट था यहाँ पे एम प्लस। फिर उसके बाद 10,000 करेंगे, 10,000 1.05, इस बार 3 टाइम्स पुल करें, ये हो गया 1 2 3 यानी कि 8,638.37, इसे एम प्लस में डाल दिए। अब ये 20,000 वाला है, 20,000 डिवाइड बाय 1.05 4 इयर्स बैक पुल करना है 1 2 3 4, ये आ गया 16,454.049 एम प्लस। फिर उसके बाद 5,000 है, इसे 5 इयर्स बैक पुल करेंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया 3,917, 1 2 3 4 5, ये मैंने इधर लिख दिया, ये सेकेंड ईयर का था, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ये 5 का। अब इसे हम एम प्लस कर देंगे, ये टोटल आ गया 42,842, हम इतना अप्रॉक्सीमेटली हमारा प्रेजेंट वैल्यू इतना होगा। हाँ, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है यही है फेयर वैल्यू ऑफ लोन नोट्स। यदि मान लो हमें ये जो कैश इनफ्लो होगा फ्यूचर में ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, यदि ये पैसा हम कहीं मार्केट में इन्वेस्ट करते तो इतना पैसा रिसीव करने के लिए हमें आज के डेट में हमें इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए था। लेकिन हमने अपने कंपनी को, हम मान लो इन्वेस्टर हैं तो अपने कंपनी को कितना पैसा देना है 50,000 रुपीज़ दे रहे हैं, लेकिन हमें देना चाहिए इतना, तो कहीं ना कहीं हम अपने हम मान रहे हैं कि ये हमारा अपना कंपनी है, हम इसके शेयर होल्डर्स हैं, ये अर्निंग करेगा तो हमारा भी प्रॉफिट होगा, हमारे शेयर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, हमें भी अच्छा डिविडेंड मिलेगा। इसीलिए हम मार्केट में ना इन्वेस्ट करके हम इस कंपनी को पैसा दे रहे हैं 50,000 रुपीज़, हम मार्केट में ना दे करके इसे पैसा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लोन नोट्स को हम 50,000 रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम ये मानेंगे लोन नोट्स के लिए तो सिर्फ और सिर्फ इतना दे रहे हैं, और एडिशनल इसका जो डिफरेंस होगा, यहाँ पे 50,000 आउटफ्लो था, जो डिफरेंस होगा उसे हम इन्वेस्टमेंट इन सी मानेंगे। तो अब देखो, अब यहाँ पे दो चीज़ होगा, एक तो कंपनी सी क्या अपने बुक्स में एंट्री करेगा, एक इन्वेस्टर क्या करेगा। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, तो देखो पहली बात क्या हुआ, इन्वेस्टर के पॉकेट से तो 50,000 रुपीज़ गया होगा टू बैंक अकाउंट, ये पैसा तो इनिशियली गया ही इतना, और इसके सी के बैंक में पैसा आया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ये तो क्लियर है कि ये 50,000 सी के बैंक में पैसा आया होगा। अब वो फिर जो है कंपनी सी अपने सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर देगा, उसका हमें वो नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस लोन नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो लोन नोट्स यहाँ पे एंड हो गया, सब्सिडरी को लोन नोट से कोई लेना देना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो फेयर वैल्यू ऑफ लोन नोट्स किए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे लोन नोट्स
अकाउंट डेबिट, ये किस पे करेंगे? फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू ऑन 0th ईयर पे 842। यानी कि हम मानेंगे लोन नोट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना इन्वेस्ट किया है, बाकी का जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी सी, हमने कंपनी सी के इक्विटीज में इन्वेस्ट किया। अकाउंट डेबिट कितने का? ये डिफरेंस, इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हम रिकॉग्नाइज करेंगे 7158। इतना हम दिखाएंगे कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब देखो यहाँ पे, अब ये क्या एंट्री करेगा? ये लोन नोट्स तो फेयर वैल्यू पे ये भी रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि एज ए लोन नोट्स कहीं ना कहीं ये फेयर वैल्यू जो इनिशियल पे था उसे, तो लोन नोट्स अकाउंट डेबिट कितने से करेगा? 42,842 टू कंट्रीब्यूशन, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ये डेबिट नहीं होगा। कितने का? 7158। ये माना जाएगा कि इसने बैंक में जो कंपनी सी के बैंक में जो पैसा आया वो 50,000 आया, उसमें से लोन नोट्स का वैल्यू इतना था, और बाद बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है ये इसलिए दिया गया है, इसलिए ये इतना वो लॉस इक्विटी शेयर होल्डर बियर करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये कंपनी सी में ऑलरेडी इन्वेस्टर है। तो हम कहीं ना कहीं ये कंसीडर करेंगे, ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर होगा। तो यहाँ पे देखो, ये लोन नोट्स का जो अमाउंट हम बोल रहे थे 42,842 पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि इसके फेयर वैल्यू पे, और जो डिफरेंस हो जाएगा उसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 7158। इतना हम ऐसे दिखाएंगे। बस ये हमारा, ये प्रैक्टिकली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आते हैं, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस में सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने। In this case, loan notes are repayable. Loan notes repayable only then C earns return in form of dividend from subsidiary। यानी कि पेमेंट, ये लोन नोट्स का पेमेंट इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को तभी वापस किया जाएगा जब कंपनी सी अपने सब्सिडरी से उस पे डिविडेंड रिसीव करेगा। हैंस सी कैन नॉट बी फोर्स टू ऑब्टेन एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग और लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट रिडीम शेयर होल्डर्स। यानी कि कंपनी सी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप एडिशनल लोन लेकर के कहीं बाहर से एडिशनली एक्सटर्नल फाइनेंसिंग से लोन लेकर के आप रिडीम करो शेयर होल्डर्स लोन को। यानी कि शेयर होल्डर्स ने जो लोन नोट्स के रूप में इन्वेस्टमेंट किया है उसे आप रिडीम करो, उसके लिए उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है कंपनी सी को। करंटली द लोन नोट्स आर नॉट कंसिडर्ड पेएबल ऑन डिमांड। यानी कि ये ऑन डिमांड नहीं, इसीलिए ये इस लोन नोट्स को पेएबल ऑन डिमांड नहीं माना जाएगा, पेएबल ऑन डिमांड नॉट नहीं माना जाएगा। क्योंकि मान लो हमने जो अपने कंपनी को, मान लो मैं इन्वेस्टर हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर हूँ कंपनी सी का, और मैंने उसे 50,000 दिया, तो मैं उससे फोर्स नहीं कर सकता हूँ कि मुझे पैसा दो ही। क्यों? उसने पहले जब लोन नोट्स इशू करते वक्त ही हमें ये बता दिया था कि ये तभी दिया जाएगा जब मैं अपने सब्सिडरी से, कंपनी सी ने मुझे बता दिया था कि कंपनी सी को जब सब्सिडरी उसका पैसा देगा डिविडेंड, तभी हमें वो वापस करेगा। तो अब हम जा करके उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं कि मेरा पैसा वापस करो, रिडीम करो। अकॉर्डिंगली द लोन नोट्स बी इनिशियली मेजर एट फेयर वैल्यू। यानी कि लोन नोट्स जो है उसको इनिशियली मेजर किया जाएगा एट फेयर वैल्यू। उस टाइम पे फेयर वैल्यू जो था उस पे मेजर किया जाएगा। तो ये देखो मैंने जो बताया था, ये जो फेयर वैल्यू हमने निकाला था उस पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यानी कि कंपनी सी ने उस लोन नोट्स को उसके फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया है। इसी बात को हमने जो प्रैक्टिकली ये सॉल्व किया है, उसी बात को उसने आईसीआई ने उसके लैंग्वेज में लिख दिया है, थ्योरी में।
देयर फेयर वैल्यू बीइंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। अब क्या बोलता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू पे उसको पुल किया जाएगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, यानी कि एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो, जैसे कि मैंने एज्यूम किया था कि 5 ईयर में 5,000, 10,000, 10,000, 20,000 और 5,000 करके फ्यूचर कैश फ्लो हमने इसको माना था। हमने माना था कि ये फ्यूचर कैश इनफ्लो होगा, उससे प्रेजेंट वैल्यू पे पुल किया जाएगा डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट रेट, डिस्काउंटेड यूजिंग मार्केट रिलेटेड रेट, यानी कि मार्केट रिलेटेड रेट हमने माना था 5%, एज्यूम हमने किया था ये। और ये जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो था वो 5,000 फर्स्ट ईयर में, 10,000 सेकेंड ईयर में 10,000, फिर 20,000 और लास्ट में हमने एज्यूम किया था कि ये 5,000 ये मिलेगा। तो हमने ये कैश फ्लो एज्यूम किया था। द अमाउंट एंड टाइमिंग इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड फ्लो फ्रॉम द सब्सिडरी। एक्सपेक्टेड डिविडेंड फ्लो फ्रॉम द सब्सिडरी, ये जो है एक्सपेक्टेड डिविडेंड है ये वाला। Also valuation would need to take into account possibly early payment of the principal and corresponding। हाँ, यदि वो अर्ली पेमेंट कर देगा, मान लो कंपनी सी अपने लोन नोट्स का पेमेंट पहले कर देगा, तो ऑब्वियसली है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट जो है ये जो पैसा है वो घटते जाएगा। जितना जल्दी वो पेमेंट करते जाएगा लोन का वैल्यू, लोन नोट्स का वैल्यू 50,000 से उतना कम होते जाएगा। सिंस लोन नोट्स आर इंटरेस्ट फ्री और बियर लोअर देन मार्केट रिस्क, ये लोअर देन वाला तो सही है, लेकिन ये इंटरेस्ट फ्री वाला कहीं क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया है, फिर भी इंस्टीट्यूट ने अपने तरफ से कुछ लिख दिया है। ये कहीं क्वेश्चन में नहीं बोला गया था कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल वैल्यू, यानी कि नॉमिनल वैल्यू कितना था 50,000, ये जो हमने इनिशियली पे किया था ये हो गया नॉमिनल वैल्यू एंड ऑफ द लोन्स का जो नॉमिनल वैल्यू था 50,000 था, दैट इज अमाउंट ग्रांटेड। इनिशियली अमाउंट कितना ग्रांट किया गया था 50,000 एंड फेयर वैल्यू इनिशियली रिकॉग्नाइज। और फेयर वैल्यू हमने कितना रिकॉग्नाइज किया था 42,842 हमने इसका वैल्यू इतना रिकॉग्नाइज किया था। और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस बोल रहा है इस दोनों के बीच का डिफरेंस, ये 42,000 और 50,000 के बीच का डिफरेंस हमने कितना निकाला था 7,158, ये हमने ये निकाला था ना, ये डिफरेंस बोल रहा है बिकॉज द फाइनेंसिंग, ये इतना डिफरेंस आएगा, ये हमने प्रैक्टिकली निकाला भी है। Because the finance is the provided by the shareholders acting in capacity of shareholder, resulting credit should be reflect in the equity shareholder contribution। Equity shareholder contribution ये बोल रहा है कि contribution from, ये सी अपने बुक्स में क्या लिखेगा इक्विटी शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन। मैंने बताया था ना कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वाला अमाउंट है, इससे कंपनी मानेगा कि ये इसको कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से उसे इतने का हेल्प मिला है, असिस्टेंस मिला है, इसे ये इक्विटी में दिखाएगा। वही बात यहाँ बोल रहा है कि वो जो डिफरेंस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसे कंपनी सी एज ए इक्विटी शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन दिखाएगा अपने बैलेंस शीट में। कन्वर्सली इन द बुक्स ऑफ शेयर होल्डर द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड एंड फेयर वैल्यू शैल बी रिकॉर्डेड एज इन्वेस्टमेंट इन। हाँ, अब क्या बोल रहा है बुक्स ऑफ शेयर होल्डर, यानी कि ये जो बुक्स मैंने बताया था ना कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या करेगा अपने बुक्स में क्या दिखाएगा रिकॉर्डेड एट इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट इन सी लिमिटेड मैंने क्या यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी सी, यानी कि सी कंपनी सी में ये अपना इन्वेस्टमेंट दिखाएगा इन्वेस्टर। हाँ, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द, ये जो है डिफरेंस जो था 7,158 का, इससे वो इस चीज का रिप्रेजेंट करता है कि अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर एंड सी लिमिटेड। अब इसने जो ये जो डिफरेंस आया है फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ लोन नोट्स और नॉमिनल वैल्यू में, वो ये दर्शाता है कि कंपनी सी और इक्विटी शेयर होल्डर के बीच में एक रिलेशन है किस चीज का, इक्विटी शेयर होल्डर्स और कंपनी का। इसीलिए वो
इतने का डिफरेंस में वो मार्केट में न इन्वेस्ट करके कंपनी सी को पैसा देता है। तो उस डिफरेंस को, इस डिफरेंस वाले पॉइंट को दोनों के बुक्स में, एक तो कंपनी सी क्या है उसका ट्रीटमेंट करेगा और इन्वेस्टर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेगा। तो मैंने बता दिया कि इन्वेस्टर जो है अपने बुक्स में उस डिफरेंस वाले अमाउंट को इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी दिखाएगा और ये दिखाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। और जो लोन नोट्स जो रिकॉर्ड होगा वो होगा उसके फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू एट द 0th ईयर। और वो फेयर वैल्यू मैंने कैसे निकाला था, पूरे कैश एक्सपेक्टेड कैश फ्लो को यहाँ पे पुल किया था। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिकली हमने सॉल्व किया ना, जो जो क्वेश्चंस पे बोला है ऐसे ऐसे करना होगा, वो हमने एक्चुअली में करके दिखाया है यहाँ पे। इसीलिए हम अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक एग्जांपल ड्राफ्ट कर लिया कि इतना इतना कैश फ्लो हो रहा है, इसको मार्केट रेट हमने मान लिया कि 5% था, उसे 5% को हम 0th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू पे पुल करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू पे पुल करके जो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू होगा टोटल कैश फ्लो का, उससे हम फेयर वैल्यू ऑफ लोन नोट्स मानेंगे और फेयर वैल्यू ऑफ लोन नोट्स को हम उसके नॉमिनल वैल्यू यानी कि अमाउंट ग्रांटेड, कितना ग्रांट किया था, उसको दोनों को माइनस करके जो भी डिफरेंस आएगा उससे कंपनी के बुक्स में दिखाएंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और इन्वेस्टर यानी कि शेयर होल्डर्स के बुक में दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। हाँ, इसी ही लैंग्वेज में हम अपने लैंग्वेज में इसी बात जो जो हमने यहाँ पे किया है उसे हम अपने लैंग्वेज में लिख करके हम लिख देंगे, थ्योरी में लिख देंगे। और इंस्टीट्यूट ने भी इसे थ्योरी में ही लिखा है, पूरे को प्रैक्टिकली नहीं सॉल्व किया है, हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको सॉल्व किए हैं। ऐसे एक बार से फिर से समझ लो क्या होगा यहाँ पे। लोन नोट्स जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने कंपनी सी को लोन नोट्स के तहत कुछ पैसे दिए, उस पैसे मान लो 50,000 दिया, उससे हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे दोनों के बुक्स में, यानी कि इन्वेस्टर यानी इक्विटी शेयर होल्डर के बुक में भी और कंपनी सी के बुक में भी। और ये हम कैसे फेयर वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जितना भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है, फ्यूचर कैश फ्लो, उससे हम प्रेजेंट वैल्यू पे पुल करेंगे यूजिंग द मार्केट इंटरेस्ट रेट। और मार्केट इंटरेस्ट रेट पे पुल करके जो फेयर वैल्यू आएगा, उस फेयर वैल्यू को हम उसके नॉमिनल वैल्यू से यानी कि 50 नॉमिनल वैल्यू से डिडक्ट करके जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम इन्वेस्टर के बुक में दिखाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के बुक में दिखाएंगे कि इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी। एंड वो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम दिखाएंगे कंपनी सी में। कंपनी सी दिखाएगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। और लोन नोट्स को तो ऑब्वियसली हम फेयर वैल्यू पे जो हमने पुल करके निकाला था उसी पे हम दिखाएंगे। बस यही है, उसे हम ऐसे ही थ्योरी में इसे लिख देंगे।